चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु का इलेक्ट्रॉन, लेक्चर नंबर 14। तो 13 लेक्चर हमारे हो चुके हैं और हम बोर मॉडल तक तो है जो पहुंच गए थे। आज हम ट्राई करेंगे बोर मॉडल जो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और आशा है कि आप पूरी थ्योरी पढ़कर आएंगे एनसीईआरटी की। और मैंने ऐसा बोला था कि आज जो 5,000 उसकी एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा, तो आशा है कि आप पढ़ कर आए होंगे और मुझे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये सोच कर चलता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ कर आए हो, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि जो एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे उन्हें तो लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि सब, मैं सोचता हूँ कि यार सब एनसीईआरटी पढ़ गए हैं, जिसको सबको लेक्चर समझ में आए। समझ में सबको आ ही जाएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज को लेके चलता हूँ छोटी छोटी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको लेक्चर समझ में ना आए। फिर भी अब एनसीईआरटी पढ़ के आया कीजिए और एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालिए, और आप मेरे साथ पढ़ते चलेंगे तो धीमे धीमे आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप एंड तक बैठे रहोगे कि यार आखिरी में बाद में पढ़ लूंगा, तो यार फिर दिक्कत हो जाएगी आपको इकट्ठी एनसीईआरटी पढ़ने में। तो फिलहाल आपको ऐसी पढ़नी है मेरे साथ साथ। तो हाँ, तो हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल जो है हमारा चल रहा है, और अभी हम उसको पढ़ेंगे आगे। और मैं आपसे बोला था इसकी थ्योरी है वो एनसीईआरटी से आप पढ़कर आइएगा। तो चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। हम्म, तो बोर ने क्लासिकी एवं प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं को संयुक्त करके तीन अभिकृतियों के रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये तीन अभिकृतियां क्या थी? पहली अभिकृति क्या थी? बोर का पहला अभिकृति ये था कि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। मतलब बिना कोई ऊर्जा को उत्सर्जित किए बिना परिक्रमा कर रहा है। तो यह वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुमानों की विपरीत है, क्योंकि वो कहता है अगर ये चारों तरफ घूमेगा तो कुछ ना कुछ ये ऊर्जा जो है बाहर निकालेगा। तो ये कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है निकालना चाहिए, लेकिन जो ऐसा नहीं होता है। और ये जो है वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के जो है बिल्कुल अपोजिट बता रहा है, उनके अनुमानों के बिल्कुल विपरीत विपरीत बता रहा है। उनके हिसाब से कुछ ना कुछ ऊर्जा निकालेगा, बट ऐसा होता नहीं है, ये ऊर्जा निकालता नहीं है। देखिए। हम्म तो इस अभिकृति के अनुसार प्रत्येक परमाणु की कुछ निश्चित स्थायी अवस्थाएं हैं, जिसमें यह कह सकते यह में यह रह सकता है, और प्रत्येक संभव अवस्था में निहित कुल ऊर्जा निश्चित होती है। इन संभावित अवस्थाओं को परमाणु की स्थिर अवस्थाएं कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे बनाता हूँ, रुकिए जरा। ये रहा अपना नाभिक, और ये रही कुछ अवस्थाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूम रहा है। इसे ऐसी अवस्थाओं में घूमता नहीं है, आपको बनानी वो बता रहा हूँ मैं बना के। चलो, तो उसके कहने का अर्थ यह है कि अ, रुकिए, हाँ, इस वाली जो अवस्था है, इस वाली अवस्था है और इस वाली अवस्था है। वो कहने का अर्थ यह है कि इन तीनों अवस्थाओं में ऊर्जा जो है, नेट ऊर्जा, वो निश्चित होती है। इस वाली अवस्था में जो निहित ऊर्जा है वो है निश्चित, और इस वाली अवस्था में भी निश्चित, इस वाली अवस्था में भी निश्चित। तो उनके कहने का अर्थ यह है कि हर जो है अवस्था में ऊर्जा निश्चित होती है, और इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जा में जो है बिना किसी भी जो है ऊर्जा को उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण करता है। तो कहने का अर्थ है कि बिना किसी ऊर्जा को उत्सर्जित किए बिना परिक्रमा परिक्रमा करता है वह इलेक्ट्रॉन। और जो है वह जो हर अवस्था में निहित ऊर्जा, कुल ऊर्जा, वो जो निश्चित होती है। और इन्हीं अवस्थाओं को हम परमाणु की स्थिर अवस्थाएं कहते हैं। ये समझिए, बोहर ने जो है पहली जो है पहला जो उन्होंने अभिग्रह दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो है इन्हीं संभावित अवस्थाओं को परमाणु की स्थिर अवस्थाएं कहते हैं। उन्होंने जो है पहली अभिग्रह ग्रहित में स्थिर अवस्थाओं के बारे में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोहर का दूसरा अभिग्रह इन स्थायी कक्षाओं को परिभाषित करता है। तो उन्होंने इस जो है जो भी स्थिर अवस्थाएं थी उनको जो है परिभाषित कर किया था। इसका अभिग्रह के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, जहाँ h प्लैंकनीय नियतांक, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकंड। अतः परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L
क्वांटिक है, अर्थात एल बराबर एन एच बटा 2 पाई। अब देखिए इसका मतलब क्या है। हाँ तो ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि Q बराबर एन ई से आपको क्या समझ में आता है। आपने पहले चैप्टर के विद्युत आवेश क्षेत्र में Q बराबर एन ई के बारे में पढ़ा हो। तो अगर मैं आपसे, ये मेरा प्रश्न है कि आप बताइए आप Q बराबर एन ई का मतलब क्या है। तो जाहिर सी बात है, आपका जवाब भी मुझे पता है, आपका जवाब होगा कि सर इसका अर्थ यह है कि जो है अपना जो है आवेश होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटिक होता है। क्यों क्वांटिक का मतलब क्या होता है कि या तो वो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या वो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वेग उनका सम आवेश, आवेश या तो उनका आवेश 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या उनका आवेश 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और या ऐसे ही चलते जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, 5 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है एक पूर्णांक गुणज होता है। किसका? ई का। ई का पूर्णांक गुणज होता है, जब जाके हम कह पाते हैं कि चार्ज जो है वो क्वांटिक होता है। तो ऐसे ही इसमें यह कहना चाह रहा है कि एल बराबर एन एच प्लस 2 पाई का मतलब क्या है। एल जो है वो हमारा जिसको हम इंग्लिश में एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, जिसको हिंदी में कोणीय संवेग कहते हैं। तो कोणीय संवेग जो है वो क्वांटिक होता है। और वो जो है एच, जो वहां इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज था, ऐसे ही यह है एच बटा 2 पाई का पूर्णांक गुणज हो जाता है। तो वहां जैसे जो जब ई का पूर्णांक गुणज क्यू बराबर एन ई हो जाता है, उसी प्रकार जो अपना कोणीय संवेग एच बटा 2 पाई का क्वांटिक होता है, इसलिए उसको एच बटा 2 पाई का क्वांटिक होता है, इसलिए उसको एन एच बटा 2 पाई कहते हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि जो भी हमने अवस्थाएं पढ़ी, जिनमें आपने अभी पढ़ा कि स्थिर अवस्थाओं के बारे में, तो स्थिर अवस्थाओं में वो ये कहना चाहते हैं कि उसमें जो है एंगुलर मोमेंटम, वो जो है हर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे, एन की वैल्यू क्या है, ऑर्बिट की वैल्यू है, अवस्थाओं की वैल्यू है। एन की वैल्यू 1 2 3, आप इसको ऐसे रख सकते हैं। और एल की वैल्यू है जो है हर अवस्था के लिए फिक्स होती है, और वो जो है क्वांटिक होती है। मतलब 1 रखोगे तो पहली जो है आपकी अवस्था, 2 रखोगे तो दूसरी अवस्था का कोणीय संवेग, 3 रखोगे तो तीन तीसरी अवस्था का कोणीय संवेग। ऐसे जो है कोणीय संवेग एच बटा 2 पाई का कोणीय पूर्णांक गुणज होता है। यह जो है दूसरा अभिग्रहित था बोर के मॉडल का। तो बोर के तीसरे अभिग्रहित में परमाणु सिद्धांत में प्लांक तथा आइंस्टाइन द्वारा विकसित प्रारंभिक क्वांटम परिकल्पना को समाविष्ट किया गया। इसके अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन अपने विशेष रूप से उल्लेख अभिकरण कक्षा से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में समक्रमण कर सकता है। जब ऐसा करता है तो एक फोटॉन उत्सर्जित होता है, जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। उत्सर्जक फोटोन की आवृत्ति निम्न व्यंजक द्वारा दी जाती है। एच वी बराबर ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, जहां ई इनिशियल और ई फाइनल प्रारंभिक और अंतिम, ई प्रारंभिक और ई अंतिम, तो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा है। ई प्रारंभिक बड़ी होती है ई फाइनल से। ये कैसा होता है, अब मैं इसको समझते हैं। मान लीजिए ये नाभिक है, और एक इसकी जो है कक्षा ये है, और एक कक्षा थोड़ी बड़ी बनाते हैं, ये है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में घूम रहा है, इस वाली अवस्था में घूम रहा है। अब मान लीजिए कि मैंने इसको कहीं से ऊर्जा दी, गर्म किया, कुछ भी किया, इसको ऊर्जा दी। इसको ऊर्जा देने से क्या हुआ कि ये जो है यहाँ से जो है इसमें उत्सर्जित होकर ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आ गया। रुकिए,
तो इस कक्षा से इस कक्षा में आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसा कि आपको मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। रुकिएगा। हम्म तो देखिए, कहने का अर्थ यह है कि जब ये इस कक्षा से इस कक्षा में आएगा, तो जैसे जैसे वो जो है आ, इस कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाता रहेगा, उसकी जो है जो वहां पे क्या बोल सकते हैं, जो उसकी ऊर्जा है वो कम होती जाती है। तो उसकी ऊर्जा जो कम होती है, कुछ ऊर्जा कम, क्योंकि ऊर्जा कम क्यों नहीं होती, हम हमको पता है कि जब भी हमने उसको पढ़ा है कि जब भी हम किसी भी गैस को या किसी को भी उत्सर्जित करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर जब निकलते हैं दूसरी कक्षा में जाते हैं, तो वो कुछ चमकीला प्रकाश दिखाता है। तो अगर प्रकाश दिखाता है तो कुछ तो ऊर्जा होगी, जब भी तो ऊर्जा, प्रकाश तो ऊर्जा से ही दिखेगा ना, तो कुछ तो ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा जो है जब ही आएगी जब इलेक्ट्रॉन जो है इस कक्षा में जा रहा होगा, कुछ ना कुछ ऊर्जा छोड़ मतलब कम कर रहा होगा। जब ऊर्जा कम होगी जब भी तो वो ऊर्जा प्रकाश के फॉर्म में हमको दिखेगी, प्रकाश के रूप में। तो यहाँ पर जो है एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, एच वी होता है, सबको पता है। एनर्जी का फॉर्मूला एच वी होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला एच वी होता है। रुकिए जरा। तो बस हमने क्या कि ई इनिशियल मतलब जो पहले ऊर्जा थी, और जब वो दूसरी कक्षा में चला गया तो कुछ ऊर्जा कम हुई होगी, जब ही तो जो है इस ऊर्जा के बराबर जो है इसको रख सकते हैं। इसी को जो है ये किसकी ऊर्जा है, उस ऊर्जा, वह ऊर्जा है जिसकी हमको लाइट दिखी है। जो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है जब उत्सर्जित हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है हमको दिखती है। तो उस कुछ ऊर्जा, उस लाइट लाइट जो है ऊर्जा के रूप में दिखती है, उस ऊर्जा को हम एच वी कहते हैं। और जो है जो पहले इसकी ऊर्जा थी वो ई ई प्रारंभिक, उसमें से ई अंतिम को हम घटाते हैं, जब जाके हमें जो है उसकी जो है एच वी यानी कि वो ऊर्जा मिलती है, जिस ऊर्जा से जो है प्रकाश दिखाता है, जो चमकीला प्रकाश हमको दिखता है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये रहा बोर का तीसरा अभिग्रह। हम्म। तो समीकरण 12.4 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्थितियों की ऊर्जाएं ज्ञात करने का व्यंजक दिया गया है। लेकिन इस समीकरण में इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या आर की आवश्यकता है, और आर का मान परिकलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कोणीय संवेग से संबंधित बोर के दूसरे अभिग्रहित क्वांटमीकरण प्रबंध का प्रयोग करते हैं। और कोणीय संवेग एल होता है, हमको पता है एल की वैल्यू जो है, सबको पता है कि फिजिक्स में जो है कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr, m गुणे v गुणे r जो है कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है। तो और हमने जो है अभी दूसरे जो है क्या बोलते हैं अभिग्रहित में पढ़ा था बोर के, कि जो है एल बराबर NH/2 पाई, पढ़ा था कि नहीं। तो हम क्वांटीकरण का बोर के दूसरे अभिग्रहित समीकरण 12.11 के अनुसार कोणीय संवेग के अनुमत मान H/2 पाई के पूर्णांक गुणज होते हैं। मैंने बताया था कि जो आपको जो अपना जो है कोणीय संवेग होता है वो H/2 पाई के जो है वो उसका जो है पूर्णांक गुणज होता है, इसलिए जो है NH/2 पाई के फॉर्म में होता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको समझना है। चलिए, इजी है वैसे, कुछ नहीं है, फॉर्मूला जो होता है अपना वही लगाया है। और जो है MVR फॉर्मूला ही होता है। एन क्यों लगाया है, क्योंकि हर जो है कक्षा का वी अलग होता है, आर अलग होता है, इसलिए जो है वी पे एन लगाया, आर पे एन लगाया। कहने का मतलब है हर जो कक्षा हुई उसका वो अलग अलग होंगे, और हर कक्षा के लिए अलग अलग वैल्यूज उनकी आएंगी। और NH/2 पाई में और डायरेक्ट वैल्यू रखनी होती है, वो तो एन वही जो यहाँ एन है वही एन जो है यहाँ पर भी, ये जो एन लिखा है ये वही एन है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के होंगे। तो जहां एन एक पूर्णांक गुणज है, आर एन संभावित कक्ष एन की त्रिज्या है, तथा वी एन nth कक्ष में गतिमान इलेक्ट्रॉन की चाल है। मैंने आपसे कहा था कि जो आर एन संभावित nth की त्रिज्या है, जो कि हर ऑब्वियसली अलग अलग होगी, अब त्रिज्या तो अलग अलग होनी ही है। और जो है वी एन nth की गतिमान इलेक्ट्रॉन की चाल है। और जो है हर, कहने का मतलब यह है कि हर कक्ष में वी एन की जो है गति जो है वो अलग अलग होगी। अनुमत कक्षों में एन के मान के अनुसार एक दो तीन द्वारा क्रमांकित किया गया है, जिन्हें कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो समझिए आप, ये जो है इम्पोर्टेंट था, और आज हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तीनों हमने जो है देखी थी अभिग्रहित।
पहली अभिग्रहित में बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी ऊर्जा नहीं, जो गोल गोल घूमते घूमते कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकालता है, और जो है वो एक स्थिर अवस्थाओं में घूमते हैं जिनकी जो है ऊर्जा निश्चित होती है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो है अपना कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, इसलिए वह NH/2 पाई के बराबर होता है। और हमने देखा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में जाता है, तो कुछ ना कुछ वो एनर्जी जो है वो कम हो जाती है उसकी, वो एनर्जी HV के फॉर्म में हमको दिखती है। और उसी एनर्जी के कारण जो हमें कुछ फोटोन बाहर आता है, एक फोटोन बाहर आता है, उसी फोटोन के कारण हमें लाइट दिखती है, क्योंकि लाइट तो पता ही है फोटोन के फॉर्म में चलती है, तो उसी के फॉर्म में हमें फोटोन दिखता है, और फोटोन से हमको लाइट दिखती है। और यही जो है ये ई प्रारंभिक है, ई अंतिम है। तो हम जो है उसकी उस फोटोन की जो अगर हमको ऊर्जा निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ई प्रारंभिक को हम ई फाइनल में से जब ई फाइनल ई प्रारंभिक में से हम ई फाइनल को ई अंतिम, ई प्रारंभिक में से ई अंतिम को जब घटाएंगे तो हमें जो है उस फोटोन की ऊर्जा जो है मिल जाएगी। और फ्रॉम एल का जो है फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का MBR, इसको हम जो बराबर कर देंगे NH/2 पाई के। NH/2 पाई के करने पर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको हो सकता है आर आर की वैल्यू पूछ ले। आर क्या है? आर अपने जो है त्रिज्या है अब कोई भी कक्ष की, तो और जो वी है वो उसी कक्ष का जो है गति है। तो वी और आर जो है पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपको जो है इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ सकता है। इस पर भी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे जो है इसको करना है। बाकी आज हमने हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल पढ़ा और उसको अच्छे से समझा। बाकी कल हम इसको हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल को आगे पढ़ेंगे और कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा और रह गया है, और बाकी कुछ एक उदाहरण भी कल देखेंगे, थोड़ा सा ही रह गया है, इसलिए उदाहरण भी मुझे कुछ कराने थे, इसलिए मैंने इसको अगले लेक्चर में ले लिया। वैसे मैं चाहता था तो इसमें कर सकता था, लेकिन मुझे कुछ उदाहरण लेने थे तो मैंने इसको अगले लेक्चर में कर दिया। तो उदाहरण भी कल देखेंगे कुछ, और उसको आप इसको पढ़ के आइएगा और कल कंप्लीट कर देंगे। उदाहरण भी हम देखेंगे तो उदाहरण भी पढ़ के आइएगा। चलिए उदाहरण को करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है आपकी उदाहरण नहीं, उदाहरण का आपने प्रश्न पढ़ा और हल देख लिया। उदाहरण पढ़िए, को खुद करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है फिर हल देखिए। कोई जरूरत नहीं है कि अगर आप पहले ये हल साथ में पढ़ लें, हल बाद में देखिए, पहले आप खुद करने का प्रयास कीजिए। और पढ़ के आइएगा एनसीईआरटी, आज जो पढ़ा है उसकी रीडिंग लगा लीजिएगा, और कल जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी भी रीडिंग लगा के आइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।